19 साल की जर्नी की अगर आप बात करेंगे तो इस 19 साल में हमने बहुत खोया है। हमने बहुत खोया है, कुछ पाया नहीं है। हमारी जवानी अंदर चली गई, हमारी नौकरियाँ अंदर चली गई, हमारी नौकरियाँ छूट गई, कई लोगों की तलाक हो गई है, कई लोगों के माँ-बाप और उनके जो है भाई, बंधु का इंतकाल हो गया है। कई लोग जो है अपने फैमिली से और अपने रिश्तेदारों से जो है कट कर रह गए हैं। समाज अभी भी सवाल कर रहा है कि भई अगर ये इनको जो छोड़ दिया गया है तो इनके खिलाफ जो है सही सबूत पुलिस ने जमा नहीं की, इसलिए छूट गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, सही सबूत कहाँ से होंगे? ये तो फैब्रिकेटेड जो है सबूत इन्होंने गढ़े थे। ये सभी चीजों के बारे में कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में विस्तार में इसको अपने अपने जजमेंट में लाया है। वो ये बात बोलता है कि क्या हुआ है और हाउ, यानी नेचर जो उसका है वो हाउ पे फोकस करता है, लेकिन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, लाइक हु आर दीज पीपल, उस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और तो फिर इस जजमेंट को कैसे हमने समझना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बड़ी बात है। जो आप लोगों की लाइफ का यानी इतना बड़ा जो समय निकला है, आपका जो फ्रीडम पूरी तरह से कर्टेल किया गया था, आप लोगों ने एक टेरर का यानी आपको टेरर का क्यूज बोलकर आपको बाद में बरी किया फॉर्चुनेटली, लेकिन इनको इतने साल यानी डेथ पेनल्टी में यानी 10 साल आपको मालूम है कि आप फांसी की सजा होने वाली है, उस मानसिकता उस साइकोलॉजी में आपको रहना है। तो वो सब होने के बावजूद कोर्ट अगर अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं बात करता, तो इस पूरे जजमेंट को कैसे समझना चाहिए? ये फैसला हुआ है, लेकिन मैं इसे निस्फ फैसला कहता हूँ, हाफ जजमेंट कहता हूँ, क्योंकि इसमें ये बात नहीं कही गई है कि जिन लोगों ने आरोपियों को फंसाया है वो कौन है, वो ऑफिसर्स कौन है। एटीएस का चीफ केपी रघुवंशी उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वक्त के एन रॉय जो कमिश्नर थे, और एटीएस चीफ के अंडर में जितने पुलिस कर्मचारी थे, जिसमें सचिन कदम कदम है और खानविलकर है और ताजने है और माने है, ये सारे ऑफिसर्स बाद में जो है प्रमोशन हुए। इनकी अकाउंटेबिलिटी का भी उसमें होना चाहिए ना, कि इन लोगों ने टॉर्चर किया है, इन लोगों ने हमारे शहरियों का जो है गलत केस में फंसाया है, फैब्रिकेशन किया है, हत्यारों को प्लांट किया है और धमकी दी है, विटनेसेस को जो है कॉन्कॉक्टेड विटनेस और स्टोरी बताई है, स्टॉक विटनेसेस को इस्तेमाल किया है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। तो इन पे तो बहुत सारे आईपीसी के चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई बात नहीं कही है, कोर्ट ने कंपनसेशन की कोई बात नहीं कही है। तो मैं समझता हूँ ये जो है अधूरा जजमेंट एक तरह से है, इस पर भी बात होनी चाहिए थी। नमस्ते, आप सभी का द वायर में स्वागत है। 21 जुलाई 2025 को बंबई हाई कोर्ट ने 12 लोगों को, जो 19 वर्षों से मुंबई ट्रेन विस्फोट के आरोप में जेल में बंद थे, उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में 2015 में एमसीओसीए कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। एक और आरोपी अब्दुल वाहिद शेख, जिन्होंने 9 साल जेल में बिताए थे, उन्हें एमसीओसीए कोर्ट ने 2025 में बाइज्जत बरी कर दिया था। उस समय से आज तक अब्दुल वाहिद जी ने इस मामले पर काम किया। इन्होंने एक इनोसेंस नेटवर्क नाम का एक अभियान चलाया और इसे एक मिशन के रूप में आगे लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम जो इस केस में बनी हुई थी, उनके साथ में इस केस पे काम किया और उसे फाइनली एक अंजाम तक पहुंचाया। आज अब्दुल वाहिद हमारे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। 19 साल में के बाद फाइनली अभी हाई कोर्ट ने इस केस में सभी को एक्विट कर दिया है। इस केस में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे गए थे। इस केस में एक एमसीओसी कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट जो बंबई में है, वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे पेटिशंस, बहुत सारे अपील्स, बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आप लोगों ने इस केस में फेस किया है। और एक एक डीले जो एक 2 दशक का जो पूरा इसमें एक डीले हुआ है ये केस में फाइनली एक एक्विटल आने के लिए, ये एक जर्नी यानी लाइफ का मोस्ट मोस्ट जो इंडिविजुअल्स है जिसको इस केस में आरोपी बनाया था, उनके आधे से ज्यादा लाइफ वो लोगों ने जेल में काटा है। तो इस पूरे जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं आप भाई जी? देखिए, मैं 2006 में इस केस में अरेस्ट हुआ था, जैसा आप जानते हैं, और 2015 में मुझे बाइज्जत बरी किया गया था। तो अभी जो जजमेंट आया है उसमें लोग ये सवाल पूछते हैं, करते हैं कि भाई वाहिद को छोड़ दिया गया था और इन लोगों को सजा दी गई थी, तो कुछ ना कुछ होगा, वरना तो वाहिद को भी सजा मिलनी चाहिए थी। या ये आर्गुमेंट होता है कि अगर सब बेगुनाह थे तो सबको जो है ट्रायल कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा।
तो मैं आपको उस पे बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा केस फेक है, फैब्रिकेटेड है। मेरे खिलाफ कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था, यानी मैंने साइन नहीं की टॉर्चर बर्दाश्त करने के बावजूद भी। और मेरे खिलाफ जो विटनेस उन्होंने खड़ा किया था वो मेरा रिश्तेदार था, उसने 164 पुलिस के दबाव में दे दिया। लेकिन कोर्ट में आके उसने बताया कि ये सब बकवास स्टोरी है, वाइफ के घर पे कोई पाकिस्तानी नहीं आए, कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इस तरह से कोर्ट के सामने मुझे कन्विक्ट करने के लिए कोई मटेरियल नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने मजबूरन, ये बात मैंने छुपने के साथ भी कही थी कि कोर्ट ने उस वक्त मुझ पर एहसान नहीं किया था, मजबूरी में मुझे छोड़ा था। लेकिन जिन लोगों को कन्विक्शन दिया गया है उनके खिलाफ जो फेक विटनेसेस, फेक एविडेंस था, जिसके आधार पे कोर्ट ने उनको फैसला दिया, वो फैसला गलत था, हम आज भी कहते हैं गलत है। लेकिन हाई कोर्ट में आने के बाद डिविजनल बेंच ने महसूस किया कि जो कुछ अवेलेबल एविडेंस है वो बियॉन्ड रीजनेबल रीजनेबल डाउट नहीं है, और इसमें बहुत सारी गलतियां हुई है और बहुत इसमें फैब्रिकेशन हुआ है। कोर्ट ने उसको समझा, डिविजनल बेंच ने उसको समझा और आज एक्विटल दिया है। 19 साल की जर्नी की अगर आप बात करेंगे तो इस 19 साल में हमने बहुत खोया है। हमने बहुत खोया है, कुछ पाया नहीं है। हमारी जवानी अंदर चली गई, हमारी नौकरियां अंदर चली गई, हमारी नौकरियां छूट गई, कई लोगों की तलाक हो गई है, कई लोगों की माँ बाप और उनके जो है भाई बंधु का इंतकाल हो गया है। कई लोग जो है अपने फैमिली से और अपने रिश्तेदारों से जो है कट कर रह गए हैं। समाज अभी भी सवाल कर रहा है कि भाई अगर ये इनको जो छोड़ दिया गया है तो इनके खिलाफ जो है सही सबूत पुलिस ने जमा नहीं की, इसलिए छूट गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सही सबूत कहाँ से होंगे, ये तो फैब्रिकेटेड जो है सबूत इन्होंने गढ़े थे। तो 19 साल के अंदर हमने बहुत कुछ खोया है। आज 19 साल के बाद जो जजमेंट आया है, और एक तरह से 12 या 13 लोगों का आप समझ कह सकते हैं कि एक्विटल है। तो मैं समझता हूँ जजमेंट बहुत देर से आया है और अभी भी एक अधूरा जजमेंट है। इसमें ये बात कहीं भी नहीं कही गई है कि भाई जो जो लोगों को अदालत ने छोड़ा है तो इन लोगों को पकड़ने वाले लोग जिन्होंने इनके बिल्कुल, साथ टॉर्चर किया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये नहीं इस पूरे पूरे अगर आप जो करीबन जो 700 पेजेस का ये पूरा एक जजमेंट है, वो बहुत डिटेल में, बहुत ग्रेट डिटेल में वो हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यानी आप लोगों के जो डिफेंस लॉयर्स थे, जो सीनियर लॉयर्स या फिर आपके जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स थे, वो लोगों ने कॉन्स्टेंटली एक ही बात पर ये यानी आप लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि किस तरीके से ये कन्फेशंस लिए गए हैं, ये कन्फेशंस जी। एक्सेप्टेबल है, ये कन्फेशन एडमिसिबल है क्या नहीं कोर्ट में। और टॉर्चर के बारे में जो आप लोगों ने बात किया है, वो टॉर्चर वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये आफ्टर थॉट करके ये टॉर्चर को लाया था, यानी ट्रायल कोर्ट में आने के बाद में एज अ स्ट्रैटेजी यूज किया है। आप लोगों को द मोमेंट आप लोगों को एक यानी पुलिस कस्टडी से आप लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजते से ही मोस्ट ऑफ आप लोगों में से जो लोग थे, लाइक आई थिंक 11 लोगों ने तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे ही अपने कन्फेशंस को रिट्रैक्ट कर दिए थे। यानी वो यस, पुलिस के यस। हाथ से चुंगल से बाहर निकलते हैं, जुडिशरी के हाथ में जाते हैं, तो वो लोगों ने इमीडिएटली वो अपना करेज दिखाकर, हिम्मत दिखाकर किया था। तो ये सभी चीजों के बारे में कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में विस्तार में इसको अपने अपने जजमेंट में लाया है। वो ये बात बोलता है कि क्या हुआ है और हाउ, यानी नेचर जो उसका है वो हाउ पे फोकस करता है, लेकिन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, लाइक हु आर दीज पीपल, उस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और तो तो फिर इस जजमेंट को कैसे हमने समझना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बड़ी बात है। जो आप लोगों की लाइफ का यानी इतना बड़ा जो समय निकला है, आपका जो फ्रीडम पूरी तरह से कर्टेल किया गया था, आप लोगों ने एक टेरर का यानी आपको टेरर का अक्यूज बोलकर आपको बाद में बरी किया फॉर्चुनेटली, लेकिन इनको इतने साल यानी डेथ पेनल्टी में, यानी एक 10 साल आपको मालूम है कि आप फांसी की सजा होने वाली है, उस मानसिकता, उस साइकोलॉजी में आपको रहना है। तो वो सब होने के बावजूद कोर्ट अगर अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं बात करता, तो इस पूरे जजमेंट को कैसे समझना चाहिए हमने? तो देखिए, मैं तो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आप जानते हैं, एक्विट अंडर ट्रायल बेगुनाह कैदी, और उसमें मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट को पेश करता हूँ। तो मैं वहां पर भी ये बात कहता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो है अधूरे केस, अधूरे फैसले देते हैं। ये फैसला हुआ है लेकिन मैं इसे निस्फ फैसला कहता हूँ, हाफ जजमेंट कहता हूँ। क्योंकि इसमें ये बात नहीं कही गई है कि जिन लोगों ने आरोपियों को फंसाया है वो कौन है, वो ऑफिसर्स कौन है। एटीएस का चीफ केपी रघुवंशी उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वक्त के एन रॉय जो कमिश्नर थे, और एटीएस चीफ के अंडर में जितने पुलिस कर्मचारी थे,
जिसमें सचिन कदम कदम है और खानविलकर है और ताजने है और माने है, ये सारे ऑफिसर्स बाद में जो है प्रमोशन हुए। इनकी अकाउंटेबिलिटी का भी उसमें होना चाहिए ना कि इन लोगों ने टॉर्चर किया है, इन लोगों ने हमारे शहरियों का जो है गलत केस में फंसाया है, फैब्रिकेशन किया है, हत्यारों को प्लांट किया है और धमकी दी है, विटनेसेस को जो है कॉन्कॉक्टेड विटनेस और स्टोरी बताई बताई है, स्टॉक विटनेसेस को इस्तेमाल किया है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। तो इन पे तो बहुत सारे आईपीसी के चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई बात नहीं कही है, कोर्ट ने कंपनसेशन की कोई बात नहीं कही है। तो मैं समझता हूँ ये जो है अधूरा जजमेंट एक तरह से है, इस पर भी बात होनी चाहिए थी। मैंने अपनी किताब में 100 कर्मचारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने टॉर्चर किया, जिन्होंने परेशान किया, लेकिन आज तक उन किसी भी पुलिस ऑफिसर ने जो है ये बात नहीं कही है कि ये आपने गलत दिखाया और आप जो है 9 साल के बाद छूटने के बाद ये बात कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें टॉर्चर किया गया है और गलत तरीके से हमको फंसाया गया है। एक तो ये बात रही कि आप लोगों का टॉर्चर जो पुलिस कस्टडी में हुआ था फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन, यानी कन्फेशन को और इस पूरे केस को यानी एस्टैब्लिश करने के लिए जो आप लोगों के साथ में जो बदसुल्की की गई, आपके साथ में जो यानी आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जो उल्लंघन जो पूरा हर स्टेप पे हो रहा था, उसके बाद में जब आप लोग जेल में गए, आप लोग जेल में जाने के बाद भी एक तरीके से नहीं 7/11 के जो आरोपी है, मैं जब इस केस को कवर करती थी एज एज अ प्रिंट रिपोर्टर, तभी मैं हम लोगों ने काफी स्टोरीज लिखे थे जो रोजाना आप लोगों के साथ में जेल में टॉर्चर होता था। और वो टॉर्चर में अन्य आरोपी नहीं, दूसरे केसेस के आरोपी नहीं, बल्कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करता था, और उस पर आप लोगों ने पिटिशन भी फाइल किया था। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि जेल में जो जिस तरीके का आप लोगों ने समय काटा था, वो कैसा रहा है कि एक एक टेरर अक्यूज और एक मुस्लिम समाज के जो मेन है उनको जेल में रखना और उस माहौल में अपने आप को सुरक्षित रखना है, लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जेल में जो टॉर्चर हुआ है वो जो है एटीएस के कहने पर ही हो रहा था, और वो टॉर्चर सेट्स का सेकंड पार्ट था। एक तो पुलिस कस्टडी में हो रहा था कन्फेशन के लिए, जेल में जो टॉर्चर हो रहा था वो अप्रूवर बनाने के लिए हो रहा था। एटीएस वाले लगातार जेल के अंदर आ रहे थे और उस वक्त की सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे से मिलते थे, और विजय सालस्कर जो एटीएस में थे उस वक्त उन्होंने उसको बहन बना रखा था, और उनके बोलने पर और रघुवंशी के बोलने पर ये लगातार अंदर आते थे और ये कहते थे कि हमें इस 13 एक्यूज में से एक अप्रूवर बना के दे दो। वो हमको लालच दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे, और इसीलिए वो जो वाकया हुआ है जेल के अंदर मारपीट का, जो स्वाति साठे ने मारा है हम सबको, ये सब एटीएस के कहने पे हो रहा था। लेकिन हम लोग सब जमे रहे और हमने सच का साथ दिया, झूठ से हम लोग बचे रहे, और हमने कहा कि हम इसका देखिए, क्योंकि अप्रूवर अगर बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर उस केस में छूटना दूसरों के लिए नामुमकिन हो जाता है। अप्रूवर को तो बेनिफिट मिल जाता है, वो बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी लोग जो है फंस जाते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि झूठी गवाही की वजह से हमारा कोई साथी जो है फंसे। जहां तक जेल में मुस्लिम नौजवानों की जो डेली लाइफ का मामला है, उनके साथ जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई मुस्लिम कैदी अगर जाता है जेल के अंदर तो जेल गेट पर ही उसका स्वागत जो है मारपीट के साथ किया जाता है। आजकल तो जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको बराबर खाना नहीं दिया जा रहा है। भोपाल जेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अंदर जो कंडीशन नमाज को लेकर के, अजान को लेकर, अब तो बाहर भी सब तमाशे चल रहे हैं, माइक लाउड स्पीकर निकाले जा रहे हैं, सारी चीजें। तो जो कुछ भेदभाव और हेट का मामला बाहर चल रहा है मुसलमानों के साथ, अंदर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले तलुजा जेल के अंदर कैदी को खुश करके जो है शामिल नाचन वगैरह को मारा गया, और उनको उनपे ही एफआईआर बनाया गया और उनको जो है नागपुर वगैरह जेल में ट्रांसफर किया गया। तो अंदर जेल के अंदर जीना एक मुस्लिम कैदी का बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आपको जेल से बाहर आकर अभी 10 साल हो गया है। इस 10 साल में आपने अपनी जो आपकी जो जॉब थी, यानी आप एज अ टीचर जो काम करते थे, उस जॉब पे आप वापस चले गए, आपने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की, आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, आपने जो अभी आई थिंक ये महीने में ही आपको पीएचडी का आपको अवार्ड मिला है, और आपका पीएचडी भी है ना, ये पूरा जेल लिटरेचर को ही देखता है, यानी जेल किस तरीके से यानी इंडियन इंडियन कार्सरल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसी पे आपने रिसर्च किया है। इतना सब करने के बावजूद यानी आपने एक मेन स्ट्रीम लाइफ ही जिया है, यानी फॉर द पास्ट 10 years जो आप बाहर रहे हैं।
उसके बावजूद आपके जो पुलिस ऑपरेशन है, जो पुलिस का आपको हरासमेंट है, वो लगातार चलते रहा है। जैसे 2023 में आपके घर में एनआईए का रेड भी हुआ। आपको अक्यूज नहीं बनाया गया कोई केस में, लेकिन आपके घर पे एनआईए का रेड हुआ है। आपके घर के अंदर और घर के बाहर आपने सीसीटीवी लगाया है, यानी वो आप खुद से अपने आप को एक पूरी तरह से आप एक यानी आप लाइक यू आर कीपिंग योरसेल्फ अंडर यानी सर्विलेंस। तो आपने वैसा आपको लाइफ जीना पड़ रहा है। अभी जो 12 लोगों में से जो एक एक की तो मौत हो गई 2021 में, लेकिन बाकी के जो 11 लोग हैं, जो 11 फैमिलीज है, जो 11 इंडिविजुअल जो बाहर आए हैं, उनका लाइफ भी कोई इजी होने वाला है नहीं। यानी उनके लाइफ में भी ये जो पुलिस टॉर्चर है, पुलिस हरासमेंट है, वो कंटिन्यू होने वाला है। तो इस कंसर्न को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पिछले 10 सालों में ये बात सही है कि मैं मुसलसल काम करता रहा, पढ़ता रहा। जेल के अंदर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और बाहर आने के बाद एलएलबी एलएलएम कंप्लीट किया। अभी मैंने प्रिजन लिटरेचर पे पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है। इनोसेंस नेटवर्क बनाया गया। इस केस की कैंपेन हमने भारत भर में शुरू की। मैंने जेल के अंदर किताब लिखी, बेगुनाह कैदी, बाहर आके उसको पब्लिश किया। उसका हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में ट्रांसलेशन हुआ और बाद में इशरत जहां नाम की भी किताब लिखी। एज अ प्रिजन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे मेरा एक मकसद ये था कि मैं जब तक के खामोश नहीं बैठना है, जब तक के ये जो 11 लोग 12 लोग हैं जो बेगुनाह है, जिनको झूठी सजा लगी है, गलत तरीके से सजा लगी है, इनको जब तक की रिहाई नहीं मिलती, मेरा ये स्ट्रगल, मेरा ये कैंपेन जारी रहना चाहिए। और मैं 10 साल से इसके पीछे लगा हुआ था। जहां तक पुलिस हरेसमेंट की बात है, ये बात सही है कि 2015 में रिहा होने के बाद से अब तक के लगातार लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, एटीएस, एनआईए लगातार मेरे घर पे आ रहे हैं। कभी पोस्टमैन बन के आ रहे हैं, केस बदल के आते हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन बन के आते हैं, कभी कुछ और रूप में आते हैं और पता नहीं मुझ पे क्या सर्विलेंस रखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और एनआईए की रेड भी पड़ी है, पूरे घर को उन्होंने खंगाल लिया। पीएफआई के केस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जो है लगातार इनकी कंप्लेन करता हूँ। कानून के मुताबिक जो इनकी जो ज्यादतियां है वो उसको मैं मीडिया में भी लाता हूँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन को, माइनॉरिटी कमीशन को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार मैं इनके खिलाफ कंप्लेन करता रहता हूँ, ताकि ये जो है ज्यादती ना कर सके। देखिए खामोश रहना कोई इलाज नहीं है। खामोश रहने कर हमने 2006 में देख लिया। पुलिस को हमने खामोश रह के मौका दिया कि वो हमको फंसाए और इतने बड़े केस में हमको फंसा दिया। अब हम खामोश रहने वाले नहीं है। पुलिस की ज्यादती को बर्दाश्त करने वाले बिल्कुल नहीं। अब 24 घंटे के अंदर ही, यानी कल जजमेंट आता है और 24 घंटे के अंदर ही स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपील कर देती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। कल फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट था कि ये जजमेंट बहुत शॉकिंग है, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे, और अपील फाइल हो गई है अभी। तो ये आपके केस में जब आपको बरी किया गया था, तो इसमें अपील नहीं हुआ था, इसमें ये हाई कोर्ट भी नहीं गए थे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि ये जो 12 लोग हैं उनके अगेंस्ट अपील फाइल किया है, आपके केस में उन्होंने अपील नहीं फाइल किया, और अब यानी इतना ये जो स्ट्रॉन्ग वर्डेड जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का है, और वो मेटिकुलसली हर एक एस्पेक्ट को यानी एमसीओसीए के वैलिडिटी से लेकर एक्सट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन तक सभी चीजों को वो इतने डिटेल में देखता है, तो उसके बाद में आपको लगता है कि वो अपील से आप यानी जो बाहर आए हैं, जो 20 साल काट कर जेल में जो बाहर आए हैं, फाइनली जो फ्रीडम जिनको मिला है, उनको खतरा है इसमें? देखिए 2015 में जब जजमेंट आया था तो मेरे खिलाफ इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील नहीं की थी। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ये बात लिखी है कि प्रोसिक्यूशन ने वाहिद के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की। उसकी वजह यह है कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस, झूठा कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं था। अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट जाते तो यहाँ भी वो हार जाते और मेरे मेरे फेवर में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आ जाता, इसलिए वो नहीं गए। अब जो ये 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इन 11 लोगों के खिलाफ इन्होंने अपील की है, तो मेरा ये दावा है और मेरा ये मानना है कि ये वहां पर भी हार जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये झूठा कन्फेशनल स्टेटमेंट, झूठी रिकवरी, झूठे विटनेसेस सब कुछ इनके खिलाफ मौजूद है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उसको रियलाइज किया और बहुत ही माइन्यूटली इसको देख के एनालाइज किया और जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है मुंह की खाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इनको स्टे मिलेगा या कोई रीअरेस्टिंग का ऑर्डर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे एक्यूज जेल से बाहर आ चुके हैं। बहुत से बहुत ये करना पड़ेगा कि इनको बेल लेनी पड़ेगी, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर ये हाई सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो
ये हारने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, और बहुत जल्द हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा। आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो 12 लोग, 12+1 आपका ना 13 लोगों का जो लाइफ किस तरीके से बदला है, फैमिलीज की भी बदले हैं, और काफी लोगों के लिए आपका भी आपके भी बहुत छोटे बच्चे थे, और बाद में जब अ, पूरी जर्नी में बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। जैसे मोहम्मद अली का बेटा जो था वो बहुत छोटा था, लाइक अभी वो खुद नौकरी कर रहा है, अभी घर संभाल रहा है। तो बच्चों ने बहुत जल्दी बड़े हो गए, बच्चों ने बहुत सारा चीज बहुत क्लोजली वो लोगों ने ट्रॉमा को देखा है, क्लोजली वो लोगों ने क्रिमिनलाइजेशन को देखा है। तो इसका जो इम्पैक्ट रहा है, एक पूरा एक जो मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट रहा है, जो पूरा हमेशा लगातार डर के माहौल में जीना, और लगातार सर्वेलेंस, पुलिस सर्वेलेंस के अंडर जीना, ये सिर्फ आप लोगों को नहीं, पूरी फैमिलीज को डाला है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें हमें। देखिए, ये जो केस में जिस तरह से एटीएस ने 2006 में भी रात में छापे मार के हमको कभी घरों से उठा के लेकर गए, कभी छोड़ दिया, फिर उठा के लेकर गए, तो ये सारा सिलसिला पिछले 19 सालों से चल रहा था। आज भी पुलिस आ रही है, मोहम्मद अली पिछले 19 सालों से जेल में है, लेकिन पुलिस वाले आकर पूछते हैं उनके घर वालों से कि मोहम्मद अली कहाँ है। यानी पुलिस डिपार्टमेंट ने ही उनको कैद करके रखा है एक झूठे केस में, और वही आकर पूछ रहे हैं मोहम्मद अली कहाँ है। तो ये किस तरह का बेतुका सवाल है, किस तरह का मेंटल जो है टॉर्चर किया जा रहा है। आज फैमिली मेंबर्स की अगर आप बात करेंगे, रात में 12 बजे अगर मेरे घर पे कोई नॉक करता है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं कि पुलिस आ गई, और वो पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रात के वक्त जो है पुलिस ही आते हैं, रात के वक्त या तो चोर आते हैं या तो पुलिस आती है। कोई आम आदमी जो है किसी के घर 12 बजे के बाद नहीं जाता। तो बच्चे जो है खौफ के माहौल में, एक फियर का माहौल है, डर रहे हैं, और बच्चे ये कह रहे हैं कि पता नहीं वापस आपको पुलिस जो अरेस्ट करके ले जाए और आपको हमसे जुदा कर ले। अभी जो लोग छूट के आए हैं, सही बात है कि उनके बच्चे बहुत छोटे थे, बल्कि बहुत से लोग तो साजिद और एहतशाम जब जेल के अंदर गए तो उसके 2-4 महीने के बाद उनके घर बच्चे पैदा हो गए। आज वो 19 साल के हैं। तो वो लोग इतना रो रहे हैं कि अभी आप 19 साल के बाद हैं, तो पापा आप वापस तो नहीं चले जाएँगे? क्या ये लोग आपको वापस तो नहीं बंद कर देंगे? तो वो इमोशनल चीज़ें देख कर के बहुत रोना आता है। लेकिन हमको अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये जजमेंट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी सस्टेन रहेगा, और इनको जो है वापस अब जेल, मैंने आप बताइए, शर्म की बात है, इतने बड़े झूठे केस में इनको माफ़ी माँगनी चाहिए थी, फडणवीस को, बॉम्बे पुलिस को माफ़ी माँगनी चाहिए थी। वो ना करके ये लोग अपील कर रहे हैं। ये जो है अपनी ही जो है बदनामी कर रहे हैं, और ये किस बात का सबूत दे रहे हैं? आप अपने शहरियों को इस तरह से परेशान करके 19 साल हरेस करके आप अपील के लिए चले जाते हैं, ये शर्म करने की बात है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र सरकार ने एक अपील डाला है, वो एक चीज हो गई। लेकिन आप लोगों की इसमें लीगल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अभी, इन द सेंस, लाइक अपील के बारे में नहीं मैं पूछ रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। कि जो रही बात जो पुलिस अफसर, जैसे आपने आपके बुक में बेगुनाह कैदी में आपने जो सभी के नाम और सभी के डिटेल में बताया है कि लाइक किसने क्या क्या टॉर्चर, किस नेचर का टॉर्चर, किस नेचर का रोल प्ले किया है, वो सब आपने एविडेंस आप लोगों ने जमा किए इतने सालों में। तो इसको एज 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 अ टीम, पूरा इनोसेंस नेटवर्क का जो आपका काम है, एज जो आपका लीगल टीम है, जो बाकी जो 11 लोग अभी बाहर आए हैं, वो लोग इसमें आगे लड़ाई इसमें लड़ने का सोच रहे हैं, कि इज इट टू अर्ली टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ? देखिए, 1 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक कानून भारत में बनना चाहिए कंपनसेशन का उन लोगों को देने के लिए जो एक लंबे अरसे तक जेल में रहते हैं और बेगुनाह साबित हो जाते हैं। ये केस हमारे केस में बिल्कुल जो है अप्लाई होता है। ऐसा कोई कानून भारत में अभी नहीं है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंपनसेशन के लिए जाते हैं, तो एक ऑप्शन वो खुला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कितनी उसमें कामयाबी मिलेगी, नहीं, नहीं बिल्कुल, मिलेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में दूसरे केस में, जिसमें एक कश्मीरी प्रिजनर ने पिटिशन डाला था कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें पुलिस पे केस होनी चाहिए। वो भी टॉर्चर का केस था, उसमें ये भी कहा कि 50 लाख का कॉम्पनसेशन देना चाहिए जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, विक्टिम ऑफ टॉर्चर को, और साथ ही साथ सीबीआई की इंक्वायरी भी उसमें ऑर्डर की गई है। तो ये, बिकॉज ही वॉज अ पुलिस कांस्टेबल। हाँ, लेकिन बट स्टिल इट इज हैपेंड। हाँ, वो ये जो बात है, जो टॉर्चर की जो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टॉर्चर पे इस पे डॉक्ट्रिन नहीं है, वी हैव इनफ एंड मोर केस लॉज जहाँ पे जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ। जी, जी। तो ये हमारे कोई ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन हम
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से अप्रोच कर सकते हैं। अभी हम जमीयत उलमा के वकीलों से भी बात कर रहे हैं और हमारी टीम से भी बात कर रहे हैं कि इस केस के अंदर कंपनसेशन मिलना चाहिए, इस केस के अंदर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और इस केस के अंदर एटीएस पुलिस वालों को जो है प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। ये 3 मुद्दों को लेके हम आगे काम करेंगे। भाई जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपको कि इस केस में 20 साल से जो आपका जर्नी रहा है, वो इस जर्नी में बहुत सारे लॉयर जुड़े हैं इसमें। इसमें जो आरोपी बनकर जो लोग आए थे इस केस में, वो एट द एंड ऑफ इट आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए, वो खुद ही प्रिजन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए, वो जुडिशरी को इन एंड आउट समझने लग गए। तो ऑथर्स बन गए। ऑथर्स बन गए, फिल्म बनी है आप पर। तो ये सब पूरा जो चीज हुआ है, तो जमीयत का जो रोल रहा है इसमें, शाहिद आजमी का जो रोल रहा है इसमें, शाहिद आजमी जिनको 2010 में जिनकी मौत हो गई, जिनका मर्डर हो गया था, अब्दुल वाहिद खान, शरीफ शेख, नित्य रामकृष्णन, मुरलीधर सर, इन्हें बहुत सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इन लॉयर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। देखिए, ये जमीयत का तो बहुत बड़ा एहसान है, उनका हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। हम लोग कल भी जमीयत के साथ के पास गए थे, उनके वकीलों से हम लोग मिले। तो डे 1 से जब शाहिद आजमी थे, गुलजार आजमी थे, डे 1 से ये लोग हमारे साथ है और इन्होंने पहले दिन से इस बात का विश्वास किया कि ये बेगुनाह है, इनको टॉर्चर किया गया, कन्फेशन गलत दिया गया, इनको गलत केस में फंसाया गया और इसके लिए लाखों रुपया लगाकर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग पिटिशंस फाइल करते रहे। तो जमीयत उलमा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब जमीयत उलमा अब ये कह रही है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और आपका केस लगाएंगे। इससे ज्यादा बड़े वकीलों को इससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो युग मोहित चौधरी, एडवोकेट वहाब खान, शरीफ शेख, अंसार तंबोली और जस्टिस मुरलीधर, एक्स जज जो है जस्टिस नागामुथु और एडवोकेट नित्या रामाकृष्णा, ये सारी टीम ने दिन रात, आपको मालूम है 4 बजे ये लोग उठते थे और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्रिपरेशन करके जो है 9 बजे, 9:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचते थे और अपना प्रेजेंटेशन रखते थे। तो इतनी मेहनत इन लोगों ने की है कि हम उनको सल्यूट करते हैं। कल हम लोग गए थे उनके साथ, मुबारकबाद भी हमने दी है। तो मैं समझता हूँ जमीयत की वजह से ये पूरी लीगल टीम तैयार हुई, जो हमारा केस लड़ी, हम जीते और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग हमारे साथ रहेंगे और वहां भी हमको जो है जरूर जिताएंगे। थैंक यू सो मच वाहिद जी। और हम आशा करते हैं कि इसके बाद में जो आप लोगों का जो पुलिस टॉर्चर, पुलिस हरासमेंट जो रहा है, उसको फाइनली एक एंड आ जाए और वही सही मायने में एक इसमें आप लोगों के लिए एक जस्टिस होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।